हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा एक करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, और अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। 23 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। नंबर 1 पॉइंट, काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ। तो ये हर साल होता है मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल मुंबई में ही आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो 9 दिनों तक चलता है, जो भारत के दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में हमेशा फरवरी के पहले शनिवार शुरू होता है। तो फरवरी में शुरू होता है, फरवरी के पहले शनिवार को ये शुरू होता है। तो कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। हर साल मुंबई में ही आयोजित होता है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। बॉलीवुड नगरी मुंबई। नंबर 2 पॉइंट, हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना है। जातिगत जनगणना सबसे पहले बिहार ने शुरू की है। पहले नंबर पे बिहार आता है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। तो पहले नंबर पे बिहार ने शुरू की, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसकी पहल को जारी रखा है। बिहार ने शुरू करने के बाद तो बिहार में कुछ डाटा दिए हुए हैं। ये इस प्रकार से कुछ जातिगत जनगणना के दौरान आए हैं। तो जातिगत जनगणना की मांग के पीछे का मकसद ये है कि जिस जाति की जितनी आबादी उसको उतना आरक्षण मिलेगा। इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि अगर जनगणना में ओबीसी की आबादी ज़्यादा निकली तो ज़्यादा आरक्षण की मांग उठेगी। अभी ओबीसी 27% है, सभी को पता है। यह आरक्षण 1931 में आखिरी बार हुई जाति जनगणना के आधार पर दिया गया है। तो जाति जनगणना कब हुई थी? 1931 में की गई थी। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कुछ राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर और मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 3 पॉइंट लेते हैं। अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आप सभी को पता है 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था। तो उसका आयोजन नरेंद्र मोदी जी के हाथों द्वारा किया गया है। श्री रामलला का बहुप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित भव्य मंदिर में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण भी किया। समारोह के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला की पूजा अर्चना की। तो नेतृत्व किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये इम्पोर्टेंट है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि आर्किटेक्चर कौन है, वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। चंद्रकांत उस परिवार से आते हैं जो पहले से ही मंदिर निर्माण के कार्यों में वर्षों से लगा हुआ है। उनके द्वारा तैयार किए गए उल्लेखनीय मंदिरों गुजरात का सोमनाथ मंदिर। तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर कितनी बार लूटा गया था, ये आप कमेंट करके बताएं।
मुंबई का स्वामीनारायण मंदिर, गुजरात का अक्षरधाम परिसर और कोलकाता का बिरला मंदिर। तो ये मंदिर भी थोड़ा याद रखना, आर्ट एंड कल्चर में पूछ लिए जाते हैं। उसके बारे में एक विस्तार से वीडियो बना देंगे मंदिरों के बारे में, उसमें आप देख लेना। नंबर 5 पॉइंट देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। सशस्त्र सीमा बल होती है एसएसबी। एसएसबी का जो महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष टेनिस फ्रांसिस भारतीय 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। ये क्या कुछ, इसको देखते हैं। सशस्त्र सीमा बल के विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में मई 1963 में स्थापित किया गया था सशस्त्र सीमा बल को, और 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय 2001 जनवरी में इसको गृह मंत्रालय के तहत दिया गया था। एसएसबी भारत नेपाल और भारत नेपाल सीमा की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी घोषित किया गया। तो एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में स्थापना हुई थी और 2001 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको दिया गया था। भारत और भूटान सीमा का काम भी एसएसबी को सौंपा गया है। तो उसके बारे में कुछ आगे जानते हैं। नंबर पॉइंट 6, भारतीय सेना ने आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने किया है? भारतीय सेना ने शुरू किया है। कहाँ के लिए? जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू कर रही है, जो एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य पाकिस्तानी प्रॉक्सी आतंकवादी समूह के प्रभाव को कम करना है। केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं पर केंद्रित इस ऑपरेशन का उद्देश्य संवेदनशील राजौरी पुंछ सेक्टर में सक्रिय आतंकवादियों को खत्म करना है। तो अभी आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, 370 वहाँ से हटाई गई। तो जो पीर पंजाल रेंज है हमारी, उसमें बहुत सी जगह है छुपने के लिए, वहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए होते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है और पाकिस्तान द्वारा वहाँ पे सहायता दी जाती है। भारतीय सैनिकों पे हमले भी तेज़ हो गए। तो जो लास्ट घटना हुई थी वो 21 दिसंबर को हुई थी। 4 सैनिकों की हमारी शहादत हो गई थी, वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो उस आतंकवाद को रोकने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है। ये एक ऑपरेशन हमारा पहले भी चलाया गया था, ऑपरेशन सर्वविनाश 2003 में पीर पंजाल रेंज के अंदर ही चलाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑपरेशन सर्वविनाश 2003 में चलाया गया था आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए, और जो अभी चलाया गया है ये ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के लाल किले के सामने 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। तो भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में लाल किले के सामने किया जाएगा। भारत पर्व भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित 9 दिवसीय उत्सव है। तो कौन सा मंत्रालय आयोजित करवाते हैं भाई? पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय यह उत्सव प्रतिवर्ष जनवरी के अंत में आयोजित किया जाता है। तो जनवरी के अंत में आयोजित किया जाता है। उसके बाद नंबर पॉइंट 8, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में स्थापित किया जाएगा, केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन सेंटर केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ मिलकर ग्राफीन और 2D सामग्री प्रणालियों के क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद नवाचार, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेकर्स विलेज कोच्चि में स्थापित किया जाएगा। तो कोच्चि आपको याद नहीं रखना, केरल याद रख लेना। तो ये इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है, तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए है, कुछ नए डेवलपमेंट करने के लिए है। क्या होता है ग्राफीन? ग्राफीन एक हेक्सागोनल जाली होती है एक तरीके से, और वो कार्बन की बनी हुई होती है, जो स्टील से भी मजबूत होती है, हल्की होती है। तो उसको बहुत सी चीज़ों में काम में लाया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा भी होती है, जिनको स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ किया जा सकता है, रॉकेट में भी यूज़ किया जा सकता है। तो आगे जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसका प्रयोग ज़्यादा होता जाएगा। तो एक कार्बन की बनी हुई एक तरीके से एक सीट ही होती है, जैसे ये पिक्चर में कुछ दिखाया गया है, बहुत ही पतली होती है, लचीली होती है, हल्की होती है, जो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होती है। तो उसको किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी शोध चल रहा है उस पर, अभी फाइनल प्रोडक्ट आया नहीं है उसका। केरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केरल प्रांत पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है, ईश्वर का अपना घर के नाम से इसको पुकारा जाता है। मैं 2-3 बार बता भी चुका हूँ। यहाँ अपने अनेक प्रकार के दार्शनिक स्थल हैं, और मुख्यमंत्री हैं VS अच्युतानंद और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो आज 23 जनवरी है, पराक्रम दिवस है। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया और साथ ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में सहायता की थी। मदन मोहन मालवीय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेताजी द्वारा देश की आज़ादी के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको नमन करने के लिए प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 से शुरू किया गया था पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, बहुत सी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे एक IAS ऑफिसर थे, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, IAS ऑफिसर थे, और अंग्रेजों के हाथ नहीं आए वो कभी भी। हिटलर से मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस गए थे, तो हिटलर ने देख के ही पहचान लिया था कि हाँ आप ही सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन उनकी मृत्यु का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। बोला जाता है कि भाई 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ऊपर कोई हवाई जहाज़ क्रैश हो गया था, उसमें उनका शहादत हो गई, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रमाण है नहीं। इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की थी, और उनके काम तो इतने हैं कि हम उनके काम की समीक्षा कर नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हम पूरा जीके का पोर्शन चैनल पे लेके आएंगे, तो थोड़ा अगर आप शेयर करेंगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमें भी। कुछ वीडियो को आपको पसंद आए ना आए, आप देखा ज़रूर करो, पूरी वीडियो देखो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और धीरे धीरे पूरी जीके हम यहाँ से कवर कराएंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि 1 फरवरी से आपको किस चीज़ की क्लासेस चाहिए। 1 फरवरी से हम किसी भी चीज़ की आप बोलोगे उस चीज़ की नई क्लासेस शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।